ठीक है, गेट बंद कर देना उसको थोड़ा सा। हाँ, क्या हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? देखिए अच्छा, क्या है, हम लोग हिस्ट्री में कहाँ पर पहुँच गए हैं? गुप्त डायनेस्टी पहुँच चुके हैं। कल लेटर गुप्तास पढ़ लेंगे और फिर जितना एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, पुस्तकें क्या हैं, मंदिर कहाँ क्या बने हैं, जो भी उस समय के विद्वान हुए हैं उनके बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम उस वाले टॉपिक में देख लेंगे। तो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं घटना चक्र है, एनसीईआरटी है और परीक्षा वाणी के तथ्यों को शामिल करते हुए क्रैश कोर्स के तरीके से सिलेबस को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त डायनेस्टी को पढ़ते हैं, गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, देखते हैं ये गुप्त साम्राज्य की 4वीं शताब्दी के अंत में उनकी स्थिति है, ये 4वीं शताब्दी के अंत में। क्लियर, ये एक नक्शा एनसीईआरटी का है। फिर अब हम लोग पहले तो अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे, उसी के माध्यम से हम लोग कोर्स को कवर करेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, तो पहले हम लोग किस वंश को चलेंगे, किस पे ध्यान देंगे? गुप्त पे। तो गुप्तोत्तर में कई सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें अभी आप लोग पढ़ोगे, आपको बहुत सारे गुर्जर वगैरह, मतलब बहुत राजपूत काल भी आ जाएगा। अभी इसके बाद क्या आ जाएगा? राजपूत काल, तो वो भी चीजें शुरू हो जाएंगी। वर्धन काल है, वो भी इसके बाद पढ़ोगे, तो वो एक में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसको कंप्लीट करें, इंपॉर्टेंट है गुप्त को। क्लियर, तो स्प्लिट भी कहीं कहीं करेंगे, उस पर जो है लिख देंगे कुछ चीजें। ठीक है, चलो देखिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, जरूरत होगी तो हम इधर लिखेंगे, आप लोग इधर क्या है समझेंगे। ठीक, हाँ, पढ़ाई के लिए ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि आप परसिस्टेंट हैं कि नहीं, कंटिन्यूअस बहुत जरूरी है। मतलब जो बच्चा सतत रूप से पढ़ रहा है वही फायदा पाएगा। अब हम लोग इस सीरीज को चलाने का प्रयास यही है कि सतत रूप से बना रहे हैं, मतलब गैप ना हो, पूरा प्रयास है, फिर तो कोई भी चीज़ क्षणिक संसार में हो सकती है। हाँ, आइए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में देखिए, पहला गुप्त वंश, अवध शासन काल। थोड़ा सा गुप्त के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्या मैटर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या मैटर है गुप्त में? देखिए, जो गुप्त काल को हम लोग देखें तो गुप्त काल से पहले क्या देखने को मिल रहा है भारत में? जो भारत था, और ये ऊपर वाला भी भारत है, जो ये भारत था पहले, तो उसमें हम लोग देख रहे थे मौर्य के बाद 2 शक्तियां आई थी। मौर्य वंश के बाद क्या आई थी? 2 शक्तियां खासकर देखने को मिली थी। शक्तियां तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो 2 स्टेबल हो पाई, ऐसे तो आए शुंग भी, कण्व भी, सातवाहन। उधर साइड में यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो जो स्टेबल हो पाए साउथ में कौन हो पाए? सातवाहन। कौन हो पाए? सातवाहन। इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। क्लियर। फिर जो देखा जाए दूसरी ओर उत्तर भारत में, जो देखा जाए किसका साम्राज्य स्थापित हुआ? कुषाणों का। तो अब जो है, इनके जो कमजोर होने के बाद इस साम्राज्य, मतलब इस, पहले समझ लिए भूभाग पर, या इससे भी बड़े भूभाग पर, मतलब इन दोनों का भी क्षेत्र जोड़ लिया जाए, उस पर कौन जो है अपना साम्राज्य स्थापित करेगा? वो कौन थे जिन्होंने स्थापित किया? इसके बाद गुप्त थे। बताया जाता है ये वैश्य से संबंधित थे, वैश्य जात से संबंधित थे। प्लस इन्होंने किसको प्रश्रय दिया? जो गुप्त के प्रारंभिक राजा हुए, इन्होंने फिर से वैदिक कल्चर को प्रश्रय दिया। मतलब ब्राह्मणों को और मंदिरों को इन्होंने भी भूदान क्या किया? सर्वाधिक किया। ये क्वेश्चन था, सबसे पहला किसने किया था? सातवाहन ने। और सबसे ज्यादा किसने किया? गुप्त काल के लोगों ने किया, ये शासक आए। लेकिन जो बाद में गुप्त शासक भी कौन सा धर्म स्वीकार करने लगे? किसमें आ गए? बौद्ध धर्म की ओर ये भी बढ़ने लगे। तो ये बाद में जो गुप्त शासक आए उनका एक कहानी रहता है। लेकिन शुरुआत के जो आए गुप्त शासक, उन्होंने जो है वैदिक कल्चर को अपनाया। उसमें जैसे है भागवत को खासकर उन्होंने प्रश्रय दिया। किस धर्म को दिया सबसे ज्यादा? भागवत। मतलब वासुदेव, कृष्ण, भागवत कह लीजिए। भागवत संप्रदाय को सबसे प्रमोट करने वाले कौन सा शासक हुए यहाँ पे? गुप्त शासक। और ऐसी उपाधि भी ले रहे हैं ये लोग। महाराज जो है, महाराजा धीराज की आगे देंगे, देवगुप्त कहेंगे अपने को। देव मतलब ये अपने को मानते थे देवता से हमारी उत्पत्ति हुई है, ये अपने को ये भी समझते थे। क्लियर। फिर आइए जो है, और हम लोग देखते हैं कैसे क्या गुप्त में रहता है। कुषाणों के ये क्या थे? सामंत थे। के हिसाब से गुप्त क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन है सामंत किसके थे? कुषाणों के थे।
और ये कुषाण का जो टाइम पीरियड था उसमें कन्नौज और ये वाला एरिया काफ़ी समृद्धशाली लग रहा था, बिहार वाला भी ठीक ठाक चल रहा था। तो गुप्त लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश से फैलना शुरू किया, धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ चले गए, एक बड़े भूभाग पर उन्होंने शासन किया। हालांकि मौर्य साम्राज्य के इतना बड़ा भूभाग किसका नहीं था, गुप्त का नहीं था, लेकिन मौर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य देखने को किसका मिलता है, गुप्त का मिलता है। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि क्या रहा, जो देखते हैं सबसे पहला जो गुप्त का जानकारी मिलता है श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त। तो क्वेश्चन आ जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वहां पे किसको लगाइएगा, श्रीगुप्त को। टाइम पीरियड 275, खासकर कितना 275 से लगभग 6ठी ईस्वी के मध्य तक चलता है 550 तक। कौन, तो ये स्टार्टिंग तो श्रीगुप्त 275 से हो रही है श्रीगुप्त द्वारा, लेकिन जो कहा जाए मेन जो वास्तविक संस्थापक कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए। कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन संस्थापक हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है पूछ सकता है आपसे 319 से, देखिए एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो 334 बताती है, घटना चक्र 335 बताती है, तो हम ओल्ड एनसीईआरटी का मान रहे हैं 334। ठीक है, आप जो है उसका बता सकते हो, फोटो खींच के बता सकते हो ये इसमें हुआ। हाँ अब आइए, अब देखिए सन में इतना आप क्वेश्चन आएगा 1-2 वर्ष का, वहाँ परेशान नहीं होंगे, मतलब एक एवरेज होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें प्राचीन समय में हुई ना, तो किसी को जानकारी स्रोत कौन सा मिला उस आधार पर सन बांट दिए गए। अब आइए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवियों के वहाँ हुआ और कुमार देवी से हुआ। किससे हुआ था, कुमार देवी। तो पत्नी का भी नाम याद रखिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी 2020 जो कि पीसीएससी यूपीपीएससी आयोग ही कराता है, उसको भी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को, तो उसने एक बार दिया गुप्त काल के शासकों का नाम, उधर उनकी पत्नियों का नाम, तो मिलान करना था। क्या करना था आपको, मिलान। तो इसीलिए इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, कौन था, कुमार देवी था, लिच्छवियों से जुड़ी थी। और लिच्छवी से थी, उस समय लिच्छवी बहुत पावरफुल चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी पकड़ कहाँ मजबूत कर ली, लिच्छवी पे। फिर जो हम लोग देखते हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण कर रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये सिक्के भी चला रहे हैं, ये इनके द्वारा तांबे इत्यादि के क्या चलाए गए, सिक्के भी चलाए गए। फिर जो हम लोग देखें चंद्रगुप्त प्रथम में तो टाइम पीरियड यही रहता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्या, इनके बाद कौन आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त। कौन आ रहा है, सीक्वेंस भी आ सकता है, सीक्वेंस। समुद्रगुप्त में क्या इंपॉर्टेंट है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसका उल्लेख कहा गया है, समुद्रगुप्त का उल्लेख देते हुए कहा गया ये भारत के क्या है, नेपोलियन है। तो भारत का नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को मिल गई। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पुस्तक का नाम पूछा गया है और इसके जो है लेखक भी पूछे गए। फिर आइए, इनका टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 334 से 380 एडी, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और घटना चक्र का अपना अलग टाइम पीरियड दिया है उन्होंने, 335 से 375 इनको बताया है। क्लियर, ये किसका टाइम पीरियड है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है उल्लेख क्या है, देखिए जो प्रयाग स्तंभ है, कौन सा, प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ जो है, ठीक है, प्रयाग स्तंभ, वो प्रयाग स्तंभ कौन सा है, अशोक का। कौन सा है, अशोक का प्रयाग स्तंभ। रियल में ये प्रयाग स्तंभ प्रयाग में था ही नहीं, कहाँ था, कौशाम्बी में था। अकबर इसको कहाँ ले गया था, प्रयाग। उस पर अकबर का नाम नहीं है, जहांगीर का नाम है, बीरबल का नाम है, ठीक है, ये नाम है। और उनके अशोक के पुत्र तीवर का नाम है, पत्नी कौन है उनकी, कारुवाकी का नाम है, लेकिन किसका नाम नहीं है, अकबर का। तो लेकिन प्रयाग स्तंभ से ही फेमस हो गया, वो था कहाँ पहले, कौशाम्बी में। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अकबर लाए। तो प्रयाग स्तंभ में जो हरिसेन ने क्या लिखा था, प्रशस्ति पत्र लिखा। हरिसेन कौन था इनका दरबारी विद्वान, हरिसेन। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना उस पे की, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ये क्या है, उसने प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है, किसके, समुद्रगुप्त की। किसने, हरिसेन ने। बहुत सारी लिखा दिखाया है कि विजय हैं, कभी वो हारे नहीं हैं, सबको अपने अंडर में रखे हैं, उनकी पूरी जो है जीवनी विचार सब उसकी प्रशंसा में लिखा है हरिसेन ने। क्वेश्चन आता है, हरिसेन किसके दरबारी विद्वान थे, समुद्रगुप्त के। क्लियर। अब आ जाइए और चीजें, समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन हो गया। कुछ इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, सरस्वती वीणा बजाते हुए दिखाई गई हैं। तो ये सब किसकी बातें हैं, समुद्रगुप्त की। संक्षेप में हम लोग जान रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, जब वहां पे आए तो बिल्कुल अनभिज्ञ ना लगे। फिर कौन इसके बाद आता है, समुद्र, अच्छा पत्नी का नाम भी इनकी दत्ता देवी है। कौन है, दत्ता देवी पत्नी हो गई। फिर फटाफट देखते जाइए, समुद्रगुप्त के बाद कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट,
कौन है? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से तो यही है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों? क्योंकि इनका तो पहली बार टाइम पीरियड 380 से बताया जाता है 412 एडी। किसका टाइम पीरियड है? ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जो ये टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? पहली बात, इनकी पत्नी कौन थी? कुबेर नागा थी। कौन थी? कुबेर नागा। एक पत्नी थी कुबेर नागा, और फिर दूसरी इनकी पत्नी थी, कौन थी? द्वितीय पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी थी। ध्रुव देवी की एक कहानी है। क्या है? इनके जो है बड़े भाई कौन थे? रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त। वो पराजित हो जाते हैं यूनानियों से, विदेशियों से, और उनकी पत्नी को वो लोग लिए जाते हैं। फाइनली बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय उनको पराजित करके फिर जो है उनकी पत्नी को ले आता है, और फिर उन्हीं से क्या कर लेता है? ये विवाह करता है, और रामगुप्त को जाते हैं मार देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट। अभी ध्रुव देवी का पुत्र होगा कौन? कुमारगुप्त। कौन होगा? कुमारगुप्त। ध्रुव देवी का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त। क्लियर? फिर आ जाइए, जो हम लोग देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय से उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं। इनको देवगुप्त भी कहा गया। क्या कहा गया है? देवगुप्त। ठीक है, इनको विक्रमादित्य की उपाधि ली इन्होंने ली। कौन? विक्रमादित्य। फिर इनको सकारी भी कहा गया। क्या कहा गया है? सकारी। क्लियर? तो ये उपाधियां किसकी हैं? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए, देवगुप्त ये अपने को मतलब देवता से उत्पत्ति मानते थे। ये दिखाना चाहते थे कि हम देवता से उत्पत्ति हमारी हुई है, देवता को हम बहुत फॉलो करते, तो अपना भगवान का नाम रख लिया देवगुप्त। क्लियर? देवराज भी कहते हैं। देव से नाम जो भी है किससे संबंधित है यहाँ पे? हाँ। अब आ जाइए दूसरी बात, परम भागवत की उपाधि धारण कर ली इन्होंने। कौन सी? परम भागवत। भागवत धर्म की उपासना में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर ली? परम भागवत की। सब क्वेश्चन से आए हुए हैं। प्लस जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखा जाए, इन्होंने क्या बनाया था? इनके समय नवरत्न था। क्या था? इनके समय नवरत्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन क्या क्या है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, और देखना नहीं, अपने आप दिमाग में कलेक्ट करो क्या क्या है। ठीक है, क्या है जल्दी से बताइएगा एक बार। सबसे पहले नवरत्न में कौन आए? कालिदास थे। नवरत्न में जो है कालिदास हो गए। फिर देखिए, पहला नंबर भी है पोजीशन में। नंबर पहला इन्होंने किसको दिया? कालिदास को। जानते हो, नाटककार, रचनाकार, बहुत बड़े विद्वान अपने समय के थे कालिदास। फिर जो दूसरा स्थान दिया है धन्वंतरी को। धन्वंतरी, दूसरा स्थान किसको दिया? धन्वंतरी को। क्लियर? तो धन्वंतरी भी आयुर्विज्ञान से जुड़े थे, आयुर्वेद से जुड़े थे। फिर जो तीसरा जो स्थान है वारामिहिर को दे दिया इन्होंने। तीसरा स्थान वारामिहिर, तो वारामिहिर भी इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जो है वारामिहिर के बाद चौथा स्थान दिया इन्होंने अमर सिंह को। किसको दे दिया? अमर सिंह को दे दिया। फिर उन्होंने पांचवा स्थान दिया शंकु को। किसको दिया? शंकु को। और इन्होंने छठा स्थान दे दिया छपड़क को। छपड़क को किसको दे दिया? छपड़क को। इन्होंने सातवां स्थान दे दिया वररुचि को। किसको दिया? वररुचि को। इन्होंने आठवां स्थान दे दिया बेताल को, और इन्होंने नवा स्थान दे दिया घटकरपर को। घटकरपर को। ठीक है, अब देखो, ये इनके याद रखोगे, इनमें से पूछ लेता है कौन क्या थे, उनके समय विद्वान नहीं थे। तो कालिदास तो बहुत बड़े रचनाकार थे। धन्वंतरी आयुर्वेद से जुड़ गए। वारामिहिर जो है क्या हो गए बच्चे? जो है खगोल शास्त्री हो गए। खगोल शास्त्री क्या कहते हो? एस्ट्रोलॉजर। खगोल शास्त्री, हाँ, एस्ट्रोलॉजर जो हो गया क्या हो गया? हाँ, एस्ट्रोनॉमर हो गया। एस्ट्रोलॉजर हो गया जो ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। ठीक है, फिर आइए, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर हैं। ये क्या है? शब्दकोश वगैरह बनाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी इत्यादि कौन लिख रहे हैं? कोशकार हैं। फिर शंकु जो थे, शंकु आर्किटेक्ट थे। क्या थे? आर्किटेक्ट, वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार। और छपड़क क्या थे? हो गए जो है ज्योतिष।
और वर्रुच क्या, व्याकरण या ग्रामेरियन हो गए, क्या हो गए, ग्रामेरियन हो गए। बैताल क्या हो गए, ये ग्रामेरियन हो गए, ग्रामीण व्याकरण। और फिर बैताल क्या हो गए, जादूगर थे, मैजिशियन थे, जादूगर। और घटकरपर क्या हो गए, आपके कूटनीतिक, कूटनीतिक जो कूटनीति वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब किसके समय के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय में और क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कहाँ पर, महरौली, महरौली, बच्चे बोलिए नहीं हमारे वो हो लगता है, बता देना, जो पूछे तो बता दीजिएगा, तो उसमें हमें दिमाग दो जगह हो जाता है, तभी हमारे एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर दिमाग में उल्टा हो गया था वहाँ, ठीक। बहुत पढ़ाने में बड़ा रिलैक्स जो है फील होना चाहिए। हाँ, जो है महरौली लौह स्तंभ, जब पूछे तो बताइएगा, मौका पूरा मिलेगा अभी, ठीक है। महरौली लौह स्तंभ, क्लियर। महरौली लौह स्तंभ ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में। फिर इस पर बताया गया था, किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त सेकंड, किसकी जानकारी मिल रही है, चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी मिल रही है। तो ये भी मामला क्या है, क्लियर बताया जाता है। और इनकी जानकारी के विषय में बताया जाता है कि इन्होंने, शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, शक शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय, पश्चिम भारत में, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो इसीलिए इन्होंने कौन, सकार की उपाधि धारण की थी। तो ये सब चीजें किसके विषय में बताई गई, चंद्रगुप्त द्वितीय। पत्नी इनका क्या नाम है, पत्नी 2 हो गई हैं, उनका एक बच्चा है आगे चल के, कुमारगुप्त। तो ये सब जानकारियां भी हो गई। फिर आ जाइए, अलग क्या है मामला, यहाँ पे अभी फिर चलिए उसको भी ओपन कर लेंगे। हाँ जल्दी से बताइए फटाक से, क्या क्या चीजें हो गई। अब आइए कौन से हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आ रहे हैं, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त में जो है आपका 415 से 455 तक कौन है, कुमारगुप्त का एडी तक है। कुमारगुप्त में जो है, जो महेंद्रादित्य, क्या नाम है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, जो महेंद्र नाम से कोई उपाधि है, महेंद्र सिंह, ये सब कौन उपाधि धारण कर रहा है, कुमारगुप्त, क्लियर। जो बता सबसे ज्यादा अभिलेख किसके समय मिले हैं, कुमारगुप्त, लगभग 18 अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, और जो है मंदसौर है, और आपका बिलसड़ है, विल्सड़ और मंदसौर, विल्सड़ ये मंदसौर ये किसके समय के हैं, कुमारगुप्त हैं। फिर जो हम लोग देखें कुमारगुप्त के विषय में, तो मेन जानकारी कुमारगुप्त की यही रहती है। और भी सिक्के वगैरह मिलते हैं, वो स्कंदगुप्त में देखते हैं, स्कंदगुप्त। अब कौन देख रहे हैं हम लोग सीक्वेंस में ही, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में क्या है, टाइम पीरियड आपका 455 से 467 तक। इनके समय का क्वेश्चन एक बहुत भीतरी अभिलेख बहुत पूछा था, कौन पूछाता है, भीतरी अभिलेख, ठीक है। भीतरी अभिलेख के बारे में जानकारी, हुणों ने अटैक किया, उसको बुरी तरीके से इन्होंने पराजित किया था, किसने, चंद्रगुप्त जो है स्कंदगुप्त ने, क्लियर। फिर आ जाइए, बताते हैं इनके ऐसे सिक्के मिलते हैं सोने के, जिस पर धनुष बाण लिए हुए राजा है, और पीछे जो है क्या मिलता है, लक्ष्मी है कमल के आसन पर विराजमान, और नीचे लिखा है श्री स्कंद गुप्तम, इस तरीके से, ठीक है। तो किसके सिक्कों मिल रहा है, ये सब स्कंदगुप्त में, ठीक है। तो जो आपके स्कंदगुप्त भी हो गए। फिर इसके बाद बहुत सारे आक्रमण किसके होते हैं, हुणों के होते हैं, क्योंकि हुण का आक्रमण इसलिए हो रहा है, रोमन साम्राज्य तहस नहस हो चुका था। अब वो किधर की ओर भाग रहे थे, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब रोमन इधर साइड में, पश्चिम साइड में था, दक्षिण पूर्व एशिया कौन है, भारत, वो भारत वाला एरिया में, दक्षिण में भी, और किधर बढ़ो, पूर्व साइड में। तो इधर भारत पर अब आक्रमण कर रहे हैं हुण। तो उसमें कुछ बहुत फेमस राजा हुए हुण जो आक्रमणकारी रहे। एक तोरण का नाम पूछा था, तोरण कौन सा था, हुण शासक था। उसका एक पुत्र हुआ कौन, मिहिरकुल, वो भी एक क्या था, क्रूर अत्याचारी जो है, कैसा शासक था, ये हुण शासक था। तो मिहिरकुल को भी बताया जाता है कि एक गुप्त शासक बलादित्य, उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। एक मालवा के शासक यशोधर्मन थे, उन्होंने भी क्या किया था, उसको पराजित किया था। तो ये सब चीजें हैं जानकारी। फिर एक एरण अभिलेख भी मिलता है, 510 के आसपास का है एरण अभिलेख। उसमें जो है सती का प्रथम साक्ष्य बताया जाता है, किस अभिलेख में है, एरण अभिलेख में। तो ये सारे अभिलेख भी याद रखना है, थोड़ी बहुत मैंने बातें इसमें बताई हैं गुप्त संबंधित वो। और गुप्त काल में बहुत सारी चीजें खोजी गई, जैसे जो है चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया, किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट भी किस समय हुए, पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टियम, ये सब किस समय आ रहा है, गुप्त में ही। सुश्रुत का भी जिक्र मिलता है किसमें, गुप्त में ही। तो ये भी यार, भास्कराचार्य क्या लिख रहे हैं, बहुत फेमस उनका लीलावती पुस्तक है उनकी फेमस। और एक पुस्तक बताइए उनकी बहुत फेमस रही है, कौन थी ये, जो है भास्कराचार्य की पुस्तकें, एक लीलावती है और एक बहुत फेमस पुस्तक है, बताइए।
कोई बताएगा? लीलावती के अलावा एक बहुत फेमस पुस्तक मैथ की जो है, भास्कराचार्य कौन थे? गणितज्ञ भी थे, ठीक है, और जो ज्योतिष शास्त्री भी थे। कोई बताएगा? लीलावती एक पुस्तक है, और इनकी कौन है? नहीं बताइए, एक मेन कौन है नाम बीज जो है लीलावती के अलावा इनकी पुस्तक? सिद्धांत शिरोमणि। कौन है? सिद्धांत शिरोमणि है। क्लियर? हाँ, तो ये सब किसकी हैं? ठीक, अब आ जाइए, अब हम लोग किस पे हम लोग चल रहे हैं? ये हम लोगों ने पुस्तकों की चर्चा कर ली, कुल मिला के कह सकते हैं 12 मेरे किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब किस में आते हैं? क्या? नहीं, इसे नहीं भाई, चरक थे, कंफ्यूज ना होइएगा, चरक वहाँ थे, नहीं, सुश्रुत नहीं थे। सुश्रुत किस में मिलेगा जिक्र? हाँ, गुप्त में। क्लियर? और ये लोग ऐसे हैं, जब आप सर्च करोगे बहुत क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन जब है क्वेश्चन आता है तो सुश्रुत किसमें मान लिया जाता है? गुप्त में ही। क्लियर? अब ऐसे तो 510 में है अरण अभिलेख। अब ये कितने तक सब शांत हो गए? देखिए 455 तक क्या सब लगभग मेन गुप्त काल यहीं तक है, 467 तक खींचते खांचते पहुंच जाता है, लेकिन अब मिल रहा है अरण अभिलेख, उसको किसमें मान लिया जाता है? गुप्त में ही। तो अब आगे पीछे भी रहते हैं, लेकिन माने किसमें आते हैं? वो गुप्त में ही। क्लियर? चलिए, जब क्वेश्चन आएगा तो किसमें लगाओगे? अब जीवक को लगाओगे, जो है 6ठी ईसा पूर्व वाले में लगाओगे, मतलब कौन से? प्रसेनजित वाले में। किसको लगा? वो बिंबसार वाले में लगाओगे। किसको? जो है बिंबसार में किसको लगाओगे? जीवक को लगाओगे। फिर आते हैं एक आपके धन्वंतरी आ रहे हैं, किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय में ही हो गए। फिर चरक हो गए, किसमें हो गए? चरक किसमें लगा दोगे? कनिष्क में लगा दोगे। तो ऐसे कुछ याद रखिएगा, समकालिक पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसमें चर्चा करते हैं? क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। अभी उसके माध्यम से बहुत चीजें जो नहीं बताई उसमें आ जाएंगी, अभी टॉपिक फिर बहुत कवर करते चलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और टास्क बहुत बड़ा है, हम लोगों को 7 बजे तक खत्म करना है, 1 घंटे में। देखो ये सब दिखा है, ये इसमें उन्होंने दिखा दिया है हालांकि। अब देखो ये देखो ताम्रलिप्ति दिखाया है, याद रखिएगा गुप्त काल में जो पूरब का जो बंदरगाह था कौन था? ताम्रलिप्ति। यहाँ किससे व्यापार होगा? चाइना से होगा। यहाँ व्यापार किससे होगा? श्रीलंका से व्यापार किससे होगा? ताम्रलिप्ति से होगा। क्लियर? इधर साइड में जो भी जावा वगैरह से, सुमात्रा से व्यापार किससे होगा? ताम्रलिप्ति। ऐसे आ जाए, ताम्रलिप्ति किसके समय जो है पूर्व का व्यापार करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था, तो किसके लिए? गुप्त काल में, समझिएगा। फिर इसमें देखिए इन्होंने इधर दिया नहीं है, भड़ौच कहीं नहीं दिया है इसमें, इधर गुजरात साइड में दिया नहीं है, तो इधर साइड में भड़ौच था गुजरात में ही। तो भड़ौच किससे संबंधित था? पश्चिम से व्यापार से। किससे संबंधित था? पश्चिम वाले से। कावेरी पट्टनम भी इधर देना चाहिए, इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कावेरी पट्टनम भी दक्षिण का एक बंदरगाह था। फिर आ जाइए इंपॉर्टेंट एक बात और, जो व्यापार कपड़ों का बहुत व्यापार फैला था गुप्त काल में, कहाँ से था? इधर गुजरात था, इधर कौन था? बंगाल से था, इधर कहाँ से? तमिलनाडु से, मद्रास जिसे कहते थे। ठीक है, तो कौन हो गया? गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु, और दक्कन के क्षेत्र में भी कपड़े का व्यापार बहुत चरम पर था। तो ये सब चीजें भी छोटी छोटी याद रखिएगा। हाँ, अब आ जाइए जो हम लोग देखो योद्धे वाला क्या कल बता रहे थे, योद्धे के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। थानेश्वर अभी जो है जब वर्धन काल पढ़ोगे तब ये सब देखोगे, अब वो जब वर्धन पढ़ाएंगे तब इसकी ज्यादा जो चर्चा करेंगे। मंदसौर, ये वाला एरिया देखो, मंदसौर आ गया आपका, सांची है, उज्जैन है। क्लियर? तो ये सब चीजें, वाकाटक अभी एक पढ़ोगे, वाकाटक आ गया इंपॉर्टेंट। देखिए वाकाटक वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। जैसे कौन कौन ब्राह्मण थे? कण्व, फिर इसके बाद कौन आया था? सुंग से सुंग, फिर कण्व, फिर कौन? सातवाहन, और फिर एक और आ गया वाकाटक। वाकाटक भी गुप्त वंश, ब्राह्मण वंश में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण वंश वाला पूछा आता है, सेंटेंस देगा फिर पूछेगा। अब देखिए गुप्त से संबंधित एक विवाह पूछा आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। कौन थी? प्रभावती। क्वेश्चन आ जाता है प्रभावती किसकी पुत्री थी? प्रभावती का विवाह किससे हुआ? तो प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा थे जो है प्रवरसेन द्वितीय। कौन थे? प्रवरसेन द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था? प्रवरसेन द्वितीय से। ये दिमाग में रखिएगा, 2 राजा हुए, प्रवरसेन प्रथम भी हुए और प्रवरसेन द्वितीय भी। क्वेश्चन आता है कि प्रवरसेन द्वितीय से किसकी पुत्री का विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम दिमाग में नाचेगा और द्वितीय भी नाचेगा। कौन है? और देखिए ये मध्य वाले क्षेत्र पर है, इनका पूरा वाकाटक का नियंत्रण है, और वो जो है प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो किसके अंडर में? प्रभावती गुप्ता का जो है किससे रिलेशन बन जाएगा? प्रभावती गुप्त का अपने गुप्ती की ओर तो झुका होगा, मतलब अपने पिता की ओर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य का विस्तार होना कहीं ना कहीं क्या होना? उनके दामाद की मृत्यु होना। देखो हिस्ट्री में एक तरफ तो है सिंपैथी, लेकिन हिस्ट्री में सिंपैथी का कोई वो नहीं है। हिस्ट्री में क्या है? शक्ति जितनी आपकी ज्यादा है उतना आपका क्या है? विस्तार है। ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये भी चीज है आपका।
क्लियर। तब हम लोग चल रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है प्रभावती गुप्त वाला, ठीक है। और वाकाटक वंश, और प्रवर सेन जो द्वितीय थे, उनकी एक पुस्तक थी सेतुबंधु। कौन? सेतुबंधु पुस्तक किसकी पुस्तक है? प्रवर सेन द्वितीय की। क्लियर। चलिए अब जो चीजें आती जाएंगी हम लोग करते जाएंगे। हाँ, जो कहा जाए मौर्य वंश के बाद भारत पर जो है बड़ा साम्राज्य विस्तार किस वंश ने किया? गुप्त। वहां लिखा हो तो वो लाइन क्या है? परफेक्ट, सही है। अब जो हम लोग पीडीएफ में आए क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं। साफ दिख रही है कि नहीं? कुछ थोड़ा ब्लर हो गई हल्की ना, लेकिन दूर से दिखती हो, क्लियर नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। हाँ चलिए, लिखा जो है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर वंश। वाकाटक भी पढ़ना है, हुण भी पढ़ना है, मौखर भी पढ़ना है, वर्धन भी पढ़ना है, उसके बाद जो है राजपूत काल वाले भी पढ़ना है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार इत्यादि इनको भी। हाँ फिर गुप्त वंश ने चल क्यों नहीं रहा है? अब मक्खी उधर नहीं बैठे? हाँ चलने लगा, ठीक। आइए, गुप्त वंश ने अवध में शासन किया बच्चे। देखिए 319 से 24 तो होगा नहीं, 325 से 75 नहीं, 275 से 550 के आसपास तो भी हो सकता था, 566 है नहीं, तो कौन सा मान ले? 200, 319 से 500। उसने मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से कहा है, मतलब जो वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ही था। क्लियर। फिर आइए, प्राचीन भारत में किस वंश, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये? चलिए जो है ये आज मक्खी बैठी है हाँ, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त का। क्लियर। फिर निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था, सोने के सिक्कों को क्या कहा? दिनार। ठीक है, ये सब चीज दिमाग में रखेगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 में। क्या बनाता है? 319 को क्या 320 भी कहीं कहीं लिख देता है ऑब्जेक्टिव में, वैसे 319 का जब इनका टाइम पीरियड होता है तो क्या कहते हैं? गुप्त संवत। देखिए इससे पहले एक संवत आया था शक संवत, कौन सा? 78 एडी। और इससे पहले एक संवत आया था 57 या 58 BC, उसे क्या कहते थे? विक्रम संवत, शक संवत, और ये कौन है? गुप्त संवत। संवत को भी दिमाग में रखेगा। आगे आइए, फिर मिलान कीजिए। अशोक, उपाधियां जो नहीं पता हो तो यहाँ पे देख लेगा। अशोक ने कौन सी उपाधि? प्रियदर्शनी। ठीक है। फिर ये विरुद्ध लिख दिया, सम्राट और विरुद्ध क्या मतलब है? ठीक है। समुद्रगुप्त का मतलब कौन है? पर क्रमांक भी याद आता है। समुद्रगुप्त क्या होता है? पर क्रमांक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? विक्रमादित्य। और बच्चे क्रमादित्य किसको कहा गया है? इसका याद रखेगा। पर क्रमांक कौन है? कौन है पर क्रमांक बच्चे? समुद्रगुप्त। ठीक है। अशोक प्रियदर्श जो है, नहीं अशोक जो है प्रियदर्शनी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त कौन है? क्रमादित्य। और महेंद्रादित्य तो कौन हो जाते? कुमारगुप्त। क्लियर। और महेंद्र सिंह होता, श्री महेंद्र होता, सब कौन हो जाते? कुमारगुप्त। क्लियर। देवगुप्त होता तो भी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। परम भागवत होता, ये बताएं उपाधियों का खेल सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा आपको? गुप्त काल में बहुत उपाधियां हैं। ठीक है। हाँ चलिए और आइए देखिए, इसमें देखो यही आया है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अच्छा, महाराजा धीराज की उपाधि किसकी चली जाती है? क्या चे? नहीं बच्चे, ये श्रीगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय धारण करता है। कौन कर रहा है? उसने उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। फेमस है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त का क्यों फेमस है, बताया जाता है कि जो महरौली स्तंभ मिला है उसमें बताया गया है कि विष्णु पद पर्वत था, उस पर ध्वजा पताका किसने फहराई थी? इन्होंने फहराई थी। विष्णु का मतलब समझ रहे हैं क्या है? किससे जुड़े हुए हैं देखा जाए? भागवत से। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? सिंपल है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में कौन एक फलित ज्योतिष था? ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर कौन था? छपड़क। कौन था? छपड़क। अब अमर सिंह इसी बात पे बताइए, ये कर नहीं रहे, बता रहे हैं बस। वैसे सही तो यही है। अमर सिंह कोषकार हो गए, शंकु क्या हो गए? आर्किटेक्ट। शंकु मतलब बिल्डिंग को सोचो कैसा है? कोन के रूप में है, तो क्या दिमाग में रहेगा? आर्किटेक्ट। अब वरुच
ग्रामेरियन है, व्याकरणज्ञ है, ठीक है। शक विजेता किसे माना जाता है, किसने रुद्रसेन तृतीय को बताते हराया था 5वीं सदी में, किसने हराया था 5वीं सदी के प्रारंभ में, किसने था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो सकारी भी कहा जाता है, शक विजेता भी कहा जाता है। कालिदास किसके शासनकाल में थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, क्लियर। फिर किस निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही है कि नहीं, अभी मैंने कहा था विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, बीसी ईसा पूर्व लिखा है, याद रखिएगा। फिर शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, और गुप्त काल में 319 से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, बिल्कुल है, मतलब वो एक हिसाब से कह रहा है, वही गुप्त संवत कह रहा है, ठीक है। अभी देख लेंगे फिर भी। हाँ, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, बात सही है। भारत में मुसलमान शासन कब से शुरू हुआ, देखा जाए सबसे पहला अटैक 712 में मक्की बैठी होगी कहीं, ठीक है, 712 भी मिलता है कहीं कहीं, 713 भी मिलता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। वैसे जो इस तरीके से देखोगे, मोहम्मद गौरी ने जो है खासकर जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीता था, तो अपनी एक हिसाब सत्ता भारत में क्या की थी, स्थापित की थी। जो वास्तविक सत्ता देखी जाए तो कौन ऑप्शन हो सकता है, फिर तो देखा जाए 1 2 3 4 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में विवाद है कि वो 712 के मोहम्मद बिन कासिम को भारत के अटैक पर मानता है, लेकिन इसने कहा है भारत में मुसलमान शासन का युग शुरू हुआ। वैसे शुरू तो हो रहा है इसमें, क्लियर, भले ही आयोग इसको दे दे आंसर की में, लेकिन क्या ये भी सही हो सकता है। तो हम किसको मान लें, वास्तविक सत्ता मुस्लिमों ने भी स्थापित की 1192। बस फंस यहाँ रहा है कि शुरुआत कहाँ से हो रही, शुरुआत तो मुस्लिमों की कहाँ से हो रही है, मुस्लिम युग की। तो जो शुरुआत ही केवल मानो, सत्ता ना स्थापित मानो, तो कौन सा ऑप्शन को जाए हम लोग टिक करें, 1 2 3। शुरुआत माने तो क्या, देखो वो एक सत्ता स्थापित होना है, ठीक है, वो 1 2 3 माने, समझ रहे हैं। देखो बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि शुरू हुआ नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ था, स्थापित ही हो गया था, समझ रहे हैं। शुरू होना कहाँ, 712 से 13, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन, सी। अगला ये कहाँ पे हम लोग, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। हाँ, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त नहीं दिख रहा है, अच्छा इसमें चमक में आ रहा है यहाँ पे समुद्र, अभी यहाँ से जो है और धुंधला दिख रहा है, जितना दूर जाओगे धुंधला होगा, साफ दिखेगा। हाँ, अब देखो इलाहाबाद कितना सब लिख रहा है, मैं दिख रहा है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है, सिंपल है, किससे संबंध होगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, हूणों के आक्रमण से कौन अत्यंत विचलित हुआ, कौन हुए, गुप्त, स्कंदगुप्त का वही भीतरी अभिलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या किया था, पराजित किया था, हूणों को क्या किया, पराजित किया, किसमें, भीतरी अभिलेख में। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, अच्छा हूणों ने भारत में आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में। तोरमाड़ किस जनजाति का था, हूण का था। मेहर कुल भी हूण से संबंधित था। ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का क्या हुआ, समाप्त हो गया, कुछ लिखा है, वही मतलब जो है एक हिसाब समाप्त ही हो गया, ठीक है। फिर भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए, किस पे हो गए, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर किस पर हो गए, हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो क्या होगा इसमें, किससे हम लोग लगा देंगे, देख ठीक है, हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो अब वो भी इधर भाग रहे हैं, उन्होंने भी सब जो कुछ मिर्च मसाला था रोमन साम्राज्य का वो भी सब खत्म कर दिए, अब वो भी कहीं और भागेंगे। अब भारतीय भी व्यापार करने के लिए किधर जाएंगे, पश्चिम की ओर, ना जाके किधर जाएंगे, दक्षिण पूर्व। और उसमें बंदरगाह कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताम्रलिप्ति, तो ये भी सही होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, वैसे उपज का 6ठा भाग। देखिए जितना भी प्राचीन युग आया है उसमें आपको 1/6 से मिलेगा। बस अशोक ने जो है लुम्बिनी में गए, वहाँ बुद्ध की जन्मस्थली थी, तो 1/6 से क्या कर दिया, 1/8, क्लियर जाता मिलता है आपको ही। हाँ फिर आइए, अब जो है उनका बदल जाता है शिवाजी का, वो 1/4 और 1/10 सरदेश मुखी, और चौथ वाला चलता है अलग से। हाँ आइए, उपज का 4था भाग, और ये तो हो गया। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, विदक भागम कहते थे, क्या कहते थे, विदक भागम।
और जो हिरण्य होता था एक प्रकार का क्या होता था, जो है नगद कर होता था। कौन सा होता था, नगद। उद्रंग क्या होता था, कोई बताएगा, उद्रंग ये भी एक प्रकार का भूमि कर से संबंधित था। कौन, उद्रंग। क्लियर। फिर आइए धर्म शास्त्रों में ये कर तो इतने थे, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी बताई गई, 6। गुप्त काल में गुजरात, वही सीन याद कीजिए, गुजरात ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तमिल राष्ट्र में किससे संबंधित रहे हैं, वस्त्र उत्पादन से। किससे संबंधित रहे हैं, वस्त्र उत्पादन। निम्नलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहते थे, रूपक। ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिए थे, गुप्त ने। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को क्या करता है, मानता है। अब दर्शन बताओ, एक सांख्य हो गया, एक कौन हो गया आपका, मीमांसा हो गया। कौन हो गया, मीमांसा। ठीक है। फिर आपका योग, योग हो गया, मीमांसा हो गया, योग हो गया। फिर आपका एक और आता है आपका न्याय। कौन हो गया, न्याय हो गया। एक है वैशेषिक हो गया। कौन हो गया, वैशेषिक। फिर एक कौन है आपका यहाँ पर, वेदांत। कौन हो गया, ये मीमांसा था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है। पूर्व मीमांसा में ज्यादातर किसकी बात की गई है, वेदों से संबंधित कर्मकांड पे बात ज्यादा की गई। किसकी बात की गई है, और वेदों के ज्ञान खंड की बात किसमें की गई है, उत्तर मीमांसा में। एक कर्मकांड पर फोकस पूर्व में किया गया, उत्तर में किस पे किया गया। तो इससे संबंधित मीमांसा का संबंध वेदों से संबंधित है। क्या है, ये वेदों की प्रामाणिकता को सही मानते हैं या प्रामाणिकता को सत्य मानते हैं। वेदों संबंधित कौन मानसा है, मीमांसा। अब आ जाइए इसमें, सांख्य वाला मैटर किसमें है, पुनर्जन्म है, आत्मा के आवागमन को सिद्धांत को क्या कर रहे हैं, मानते हैं। योग तो योग है ही है। अब बताइए इनके जो वो हैं संस्थापक, वो बताइए सांख्य के क्या हैं, कौन है, कपिल। ठीक। मीमांसा के कौन है, जैमिनी। कौन है, मीमांसा के जैमिनी। फिर योग के पतंजलि हो गए, न्याय के बच्चे कौन हो गए, गौतम, और वैशेषिक के कौन हो गए, कणाद, और वेदांत के कौन हो गए, बादरायण। कौन हो गए, बादरायण। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजों को दिमाग में रखिए, वहां कंफ्यूज ना हो जाएगा। लिखना चाहिए, लिखे सांख्य के कौन है, सांख्य बच्चे कौन है, कपिल, कपिल हो गए। मीमांसा के लिखेगा जैमिनी, मीमांसा जय माँ नारा है, जैमिनी, जैमिनी। मीमांसा कौन हो गए, जैमिनी। योग के कौन हो गए, पतंजलि। कौन हो गए, पतंजलि। योग के तो जानते ही हैं, पतंजलि। फिर न्याय के कौन हो गए, गौतम, और वैशेषिक के कौन हो गए, कणाद। वैशेषिक कौन हो गए, कणाद। और वेदांत के कौन हो गए, वेदांत के कौन हो गए, वेदांत के कौन है, बादरायण है। कौन है, बादरायण। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, तो इसमें पहला, सांख्य पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को क्या करता है, स्वीकार नहीं लग गया उसमें, नहीं करता है, ये करता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। सांख्य मानता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ज्ञान, आत्मज्ञान को ही मोक्ष मान रहे, तो कौन हो जाएगा सेंटेंस, केवल 2 सही हो जाएगा। वेद से संबंधित आता तो क्या लगाते हैं, मीमांसा। न्याय से संबंधित तर्क वगैरह, तार्किक चिंतन। न्याय में क्या जाता, तार्किक चिंतन। ठीक है। तो सब चीजें हैं। फिर आइए, निम्नलिखित काव्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। बिल्कुल देवी अधिकारों का क्या करते, तभी तो वो देवता की क्या लेते थे, उपाधि लेते थे। और देव जो है, ये लोग जो है यहाँ पे गुप्त शासक, इनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था। तो इनके जो विद्वान हैं, इनके उपाधि कैसे देते थे, सब भगवान इनको बना देते थे। हर प्रकार से महाराजा धीराज वो बना दिए। फिर देवगुप्त, फिर मतलब परम भागवत ही, आप ही हो भागवत। ठीक है। तो ये मतलब भागवत से भी ऊपर तुम क्या हो, परम भागवत हो गए। ठीक है। हाँ, उनका प्रशासन नितांत क्या था, केंद्रीकृत। बच्चे ये नहीं था। गुप्त का समापन या अंत होने का कारण क्या था, विकेंद्रीकरण, सामंतवाद, जिसे क्या कहते थे, सामंतवाद। मतलब ये राजाओं के राजा थे। क्या थे, ये छोटे छोटे राजाओं के राजा कहे जाते हैं। कौन से, गुप्त शासक। अब जब मेन राजा जो है कमजोर हो जाएगा, छोटे छोटे राजा जो है वो क्या हो जाएंगे, पावरफुल। है तो फिर तुम्हारी कोई बात मानेगा, फिर अपना अपना क्या स्टार्ट कर देंगे, साम्राज्य। ऐसे ही हर्षवर्धन जो काल आता है, और जो है इसके, हर्षवर्धन के पिता कौन थे, कौन थे, नहीं, जो आपके हर्षवर्धन के, राजवर्धन जब जाएंगे, राजवर्धन तो भाई थे। तो जो वर्धन जहां से स्टार्ट हुआ है, तो जो वर्धन काल बना है, ये क्या थे, किनके सामंत थे,
ये इन्हीं के गुप्तों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। तो वही है, ये इन्होंने कुषाणों के साथ जो किया वो इनके साथ किसने किया? वर्धन ने जो है। क्लियर? पुष्यभूति वंश भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्यभूति वंश। वर्धन क्या कहते हैं? पुष्यभूति। पुष्य मित्र पुष्यभूत में कंफ्यूज ना होइएगा। पुष्य मित्र कौन है? शुंग है। और पुष्यभूति युद्ध अलग है। मित्र को बना लो शुंग। शुंग कौन थे? मित्र। ऐसे समझिए। और जो है दूसरे बस, अब फिर दूसरा मत याद रखिए, उनको भी मित्र बनाने लगोगे। ठीक है, चलिए कौन हो जाएगा? गुप्त सम्राट स्वयं के देवी अधिकारों की बात करते हैं। ये क्या है? नितांत केंद्रीकृत था, ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने भूमिदान की परंपरा विस्तारित की थी। ठीक है, ये आपका सही है। तो पहला और तीसरा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक थे? पतंजलि। बताइए। शुंग के थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कि नहीं थे? याद आया? फिर निम्न में से संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। कौन वेदांत दर्शन के साथ जिसका संबंध नहीं है? जो है शंकराचार्य का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है। रामानुज का है, माधवा का है, अभिनव गुप्त का नहीं है। किसका नहीं है? अभिनव गुप्त। हालांकि इसको देख लेंगे भी, इसमें एक ई दे दिया योग। ठीक है, किसका वैसे नहीं है? अभिनव गुप्त का। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है? देखिए, वेद की प्रामाणिकता में कौन विश्वास करता है? मीमांसा करता है। फिर आ जाइए कर्म का। अब देखो, ये मीमांसा वेद का शाश्वत लगाया होगा, प्रीवियस ईयर इसने पढ़ा होगा। वो खंड शिक्षा अधिकारी का 2020 में पेपर आया था, उसमें मीमांसा का मैच था। वो देखिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर की, याद हो जाए कौन पेपर किसमें आया, किससे लगा। अब देखिए, ये यहाँ पे प्रश्न मीमांसा का वेद में आया, और खंड शिक्षा अधिकारी के 20 में कौन आया था? मैच दी कॉलम में मीमांसा। सेट करने को तुरंत बच्चा कैच कर लेता। प्रीवियस ईयर में क्या पढ़ा था? वेद के बारे में किससे संबंध है? मीमांसा। और उसको पकड़ के साथ पूरा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, आइए। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किससे संबंधित है? चारवाकों के। क्लियर? जियो, खूब मस्त जियो। ठीक है, चाहे लोन वोन तुम्हारी अगली पीढ़ी चुकाए जाके। ठीक है बैंक वाले घर खोद ले जाए तुम्हारा। ठीक। हाँ, भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है बच्चे। मीमांसा तो था, वेदांत भी था, न्याय और वैशेषिक भी था, ये भी था। कौन नहीं था? तो यही क्या हो गया? सही हो गया। फिर आइए, ये मिलान कर दीजिए। सांख्य के कौन है? कपिल। कपिल 5। फिर योग के कौन है? 1। फिर न्याय के कौन है? गौतम 2। फिर जो है ये आपका वैशेषिक, चले इसको देख लिया, गंगेश उपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में इनको दे दिया तो सही हो जाएगा। अभी ऐसे अलग से पूछता कौन है, तो गंगेश उपाध्याय, तुम्हें पता नहीं होता कौन गंगेश उपाध्याय। फिर आइए वैशेषिक। वैशेषिक कौन है? कणाद। कौन हो गया? मक्खी बैठी कहीं है, कहाँ पर? कहीं बैठी है मक्खी, कुछ जरूर है इस पे। तुम लोग इतनी आंखें नहीं देख पाई? मक्खी बैठी, कुछ जरूर इस पे कहीं बैठा है मामला है। यहाँ पे कहीं बैठी है। हाँ, उड़ गई। देखिए वैशेषिक। हाँ, वैशेषिक कौन है? कणाद। कौन हो गया? चौथा। और मीमांसा के कौन है? जैमिनी। कौन हो गया? तीसरा। तो कौन हो गया? जो है पांचवा पहला दूसरा। पांचवा पहला दूसरा सी है। अगला बढ़िए। फिर आ जाइए इसमें। क्या है? अच्छा, क्वेश्चन रह गया। हाँ, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग ने, हेनसांग याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय आया है। फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हेनसांग की पुस्तक कौन है? सीयूकी है। ठीक है, हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृत का वर्णन किया है। हेनसांग क्या बता रहे हैं भारत के बारे में? हेन च्वांग क्या बता रहे हैं? च्वांग जो है, हाँ, सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसा कभी भारत में हो सका है क्या? ठीक है, ये क्या है? हालांकि अब प्रयास जारी है। अब इस समय हालांकि ऐसा है, ये इतना लूटपाट वगैरह नहीं हो रही। ठीक है, फिर आइए, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति निर्देशित अथवा योग के निर्णय के जो है साधन थे। बच्चे, ये बात क्या है? सही है। दंड का प्रावधान इस तरीके से ही था। समझ रहे हैं? क्या आप जो सत्य हैं, जो सही हैं, तो इन परीक्षाओं से क्या होंगे? गुजर जाएंगे। नहीं होंगे तो बीच में ही क्या हो जाएंगे? हाँ, फिर आइए, व्यापारियों को नौघाटों नौकाओं पे क्या देना पड़ता था? शुल्क। शुल्क तो जरूर देना पड़ेगा।
तो क्या हो गया, देखिए दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, कौन हो गया, दूसरा और तीसरा। समझिए पहले के लिए दंड की व्यवस्था क्या थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन था, हेनसांग ही था। कौन था, फिर चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, नालंदा। देखिए अब कुमारगुप्त पढ़ रहे थे तो कुमारगुप्त ने कौन सा बनाया था, नालंदा, और धर्मपाल ने कौन बनाया था, विक्रमशिला। क्लियर। फिर आ जाइए, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है, इनकी सियुकी की रचना। फिर प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, किसके समय, गुप्त के समय। तो ये क्या है, कुछ कहा होगा इसमें, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है चलिए, जब नहीं दिया तो जो है भूमि तो प्रदान की ही जाती थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का छठा भाग था, बिल्कुल बात क्या है, सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार भरूच बंदरगाह संचालित होता था। ये देखिए पश्चिम का व्यापार होता था भरूच से, इधर साइड में, किधर का, उत्तर का इधर नहीं होता था। कुछ ऐसे दिमाग में रखिएगा, पश्चिम का गुजरात से कहाँ, गुजरात उधर ही जाता था। क्लियर। तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत है। फिर रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये बात क्या है, सही है। रूपक इसने मतलब रूपक कहे जाते थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत, मान लीजिए इसको भी डाउट होता है तो फिर बाद में एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में क्या बना था, लौह स्तंभ चंद्र की स्मृति में स्थापित है। वही चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया, उस पे चंद्र लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखा है, उस पे क्या लिखा है, चंद्र। तो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कौन है वो व्यक्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध नगर था। क्या मथुरा प्रसिद्ध नगर था, हाँ। अब बताइएगा, सही है। अब बताओ अद्वैत दर्शन के ये तो जो है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, माधवाचार्य कहाँ है, अद्वैत कौन है, अद्वैत शंकराचार्य है, भूल गए क्या, हाँ अद्वैत हैं। कौन अद्वैत कौन है, शंकराचार्य हैं। अब मिलान कीजिए, हाँ तो कौन कौन सही हो सकता है, देखिए 6 पक्का आना चाहिए, 6 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो तीनों में कोई मतलब नहीं। फिर 7 आना चाहिए, 7 गलत है, ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, गलत। अब देखिए अब कौन आना चाहिए, गुप्त, हाँ। फिर 3 नंबर नहीं आना चाहिए, इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो फाइनली कौन सही हो गया, ठीक। और भी कुछ चीजें फंस रही थी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, मान ली तुमको नहीं ये पता था तो किसमें आ गया, तब भी तुमको जानकारी किसमें मिल गई, सी वाले में। क्लियर। तो कुछ तो अलग अलग जानकारी रखनी पड़ेगी। हिंदू विधि मान्य कर का उपज छठा भाग था, इसमें 2 ही नहीं आ रहा है, बताओ, ऐसे इसको काट दीजिए, छठा भाग तो सबको पता होगा। इसमें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का क्या है, छठा भाग है। ये 2 देखो इसमें आ रहा है कि नहीं, देखो इस वाले में, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, ये सब गलत हो गया। इसमें तो 2 है, 1 2 4। क्लियर। कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो जितने ऑप्शन ज्यादा होंगे उतना बढ़िया है, चांसेस रहते ज्यादा। 2 सेंटेंस आए, खतरनाक क्या है, बहुत ज्यादा है कि 2 में उसमें ही चूज करना होता है। कौसे शब्द किसके लिए, रेशम के लिए यूज किया था। कौसे किसके लिए यूज किया गया, याद रखिएगा। चीनी लेखक ने भारत का क्या किया, यंतु कहा था, क्या कहा था, यंतु। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के थे, सही में रवि कीर्ति ने तो होल स्तंभ की रचना की है पुलकेशिन द्वितीय में। पुलकेशिन द्वितीय को बताया था जो है हर्षवर्धन को हरा दिया, अभी आएगा हर्षवर्धन में। क्लियर। भवभूति कन्नौज के यशोधर्मन, अच्छा ये भी सही है, भवभूत थे यशोवर्मन में कन्नौज के शासक थे। हरिसेन अभी तो पढ़ रहे थे, हरिसेन किसके समय थे, समुद्रगुप्त। और इसने क्या लिखा है, हर्ष लिखा, तो लगने लगेगा कभी कभी बिल्कुल सही है। हर्ष के समय के कल्हड़ बहुत फेमस थे, कौन, कल्हड़। और कल्हड़ की पुस्तक कौन थी, राज तरंगिणी, तो वो इंपॉर्टेंट है, हर्ष के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, कल्हड़, और उनकी पुस्तक राज तरंगिणी। फिर दंडी नरसिंह वर्मन क्या है, ये भी जो है सही है, लेकिन आपको गलत वाला ही सही बताना था, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। फिर आइए, अमीर खुसरो जानते ही हो, अलाउद्दीन खिलजी, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, रचना है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिखा है, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ठीक है। अब आइए कहाँ पे हो गया, ए का चौथा, और जो है बी का पहला, और सी का दूसरा, और फिर कौन हो गया बी अगला। चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। कनिष्क ने जब किया था चौथी कुंडल वन कश्मीर में, तो कौन था, वसुमित्र था उसका अध्यक्ष।
ये कौन थे, फाहियान कहाँ थे, ये किसमें था, चंद्रगुप्त द्वितीय में था। और ये नहीं, और उसमें जो हर्षवर्धन ने कराया तो वो प्रयाग और कहाँ कराया, कन्नौज में। तो उसमें हेड कौन थे, हेनसांग थे। तो ये बात क्या हो गई, गलत ही हो गई। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला, सही बात है, और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये बात क्या हो गई, गलत। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, और वो इतना तक पढ़े थे, और आगे लाइनें नहीं लगाए, फिर लगा दे दूसरा सही। ठीक है, ये बात तो क्या हो गई, गलत। तो ना तो एक सही ना तो दो सही। क्लियर। फिर आइए निम्नलिखित, क्योंकि वो तो प्रतिरोधी कहाँ पाया, वो तो बौद्ध धर्म का क्या था, ठीक है, सपोर्टिव पाया हर्षवर्धन को, तभी उसका और झुका हुआ और उसको जो है आगे बढ़ाया, प्रमोट किया। प्रतिरोधी नहीं पाया था फिलहाल, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रतिरोधी क्यों नहीं पाएगा, गुप्त के बाद लास्ट के सारे जो आए वो क्या थे, अब बौद्ध धर्म को ही मान रहे थे। हर्ष भी बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, मगर वो कुछ उस धर्म को भी मानता था, मतलब वैदिक धर्म को, लेकिन फॉलो किसको ज्यादा किया उसने, बौद्ध धर्म को ही। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में से संबंध में नहीं है, ठीक है, किसका संबंध जो है, भास्कराचार्य का नहीं। देखो चरक भी है आयुर्वेद से, सुश्रुत भी हैं और धन्वंतरी भी हैं, तो कौन हो गया, भास्कराचार्य। तो ये कौन सा ऑप्शन सही, ये। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाना जाता है, आयुर्विज्ञान विषय कौन है, धन्वंतरी। मतलब कह रहा है गुप्त काल में, ये भी दिमाग में रखना है। हालांकि सुश्रुत भी है, लेकिन किसको आयुर्वेद संबंधी जाना आता है, ये शल्य चिकित्सा में चले जाते हैं, और ये आयुर्वेद में पूरी तरीके से है, कौन, धन्वंतरी। क्लियर। फिर विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, ठीक है, प्राचीन हिंदू जनसुद्ध देवता राक्षसों के बीच के संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और कबीली महिला की प्रेम गाथा के बारे में, ये सब नहीं है। आर्य कबीलों के बारे में कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। सीधी बात है, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी मिल रही थी, मौर्य वंश की। तो बस मैंने कल ही बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, तो कौन हो गया, डी। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, याद रखिएगा, ये भी जो किसकी जानकारी देता है, गुप्त काल की, ठीक है, मृच्छकटिकम। शूद्र द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, एक धनी व्यापारी, ठीक है, और जो है कौन है, एक गणिका की पुत्री बसंत सेना नाम था, और धनी व्यापारी कोई नाम बताएगा, क्या था, सार्थवा था, क्या नाम था, नहीं सार्थवा तो उसमें व्यापारी कोई कहते थे। तो है गणिका की पुत्री की क्या दिखाई गई है, प्रेम गाथा दिखाई गई है, ठीक है। गणिका किसे कहते थे, गणिका वैश्या को तो नहीं कहते थे, वैश्या की पुत्री है, ठीक है। और ये क्या है, एक ब्राह्मण व्यापारी हैं, ठीक है, इनके बीच की एक कहानी है प्रेम गाथा, ठीक। देखो जब प्रेम गाथा कहीं लिखी जाती है तो बिल्कुल अपोजिट कुछ होगा उसमें मामला, ठीक है, जो मतलब कुछ क्या हो, ये नहीं सब कुछ सही वाला प्रेम गाथा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए कहाँ पे पहुंचे, जो लेखक भी है वो इस पे प्रकाश डालना चाहते, जैसे आज है, आज का तुम थंबनेल ऐसा बनाना चाहते हो कि आदमी पढ़े या खोल के देखे, तो उस समय जो लेखक भी होता था प्रयास करता था बुक का टाइटल और विषय वस्तु ऐसी दे कि व्यक्ति के अंदर क्या बने, जिज्ञासा बने, तो ये चीज उसके भी दिमाग में रहती थी। हाँ, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या स्त्री और शूद्र बोलते थे, प्राकृत भाषा, ये भी समझिएगा। गुप्त काल में जो है जो उच्च वर्ग से होते थे वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, बाकी लोग कौन बोलते थे, प्राकृत। क्लियर। हाँ, फिर आ जाइए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था, ये बात क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों में से 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। बच्चे, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बता दिए 4 धाम कौन कौन है, ऊपर जोशीमठ है कि नहीं है, ठीक है, दक्षिण में कौन है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है कि नहीं, इधर पुरी है, और पश्चिम में कौन है, द्वारिका है, तो सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, कॉमन सी बात है, हिंदू धर्म को प्रमोट करेंगे, जैसे गौतम बुद्ध वैदिक धर्म को रोक लगा रहे थे, ऐसे ही अब किसको लगाएंगे, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को भी लगाएंगे। देखिए हर एक धर्म का विस्तार होता है किसी अन्य धर्म को थोड़ा सा क्या करके, कम करके। यदि उसको धर्म को भी लाते रहोगे तो तुम्हारे धर्म की क्या रह जाएगी, वैल्यू ही। हमेशा देखिए राजनीति में भी अपोजिशन को हमेशा क्या करते रहते हैं, टारगेट करते थे। कोई भी स्पीच बोलेंगे उसमें किसको याद दिलाते रहेंगे, तुलना हमेशा करते रहेंगे, क्या करेंगे, तुलना। चलिए, फिर उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, बच्चे तीर्थ राज नाम ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी बात सही है। उनको बताना था गलत कौन है, कौन सा गलत है, प्रयाग को तीर्थराज नाम इन्होंने नहीं दिया है। क्लियर। ये जो बताते हैं खुद ही जो है, आप वेद वगैरह इत्यादि में इनका जिक्र मिलता है प्रयागराज, या मतलब जो है प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इनके द्वारा नहीं है, ठीक है। जब
उनका जो है प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया था। तो बहुत सारे तथ्य दिए गए थे, उसमें ये भी जिक्र आया था कि आईने अकबरी में किस क्या नाम दिया गया है, इलाहाबाद। तो क्या कहा गया है, प्रयागराज। मतलब प्रयागराज से क्या बना, इलाहाबाद। मतलब जब कोर्ट ने ऐसा, जब लोग पहुंचे तो ऐसा सफाई देना था सरकार की ओर से, तो सरकार ने बताया कि हमने कुछ बदला नहीं है, नया नहीं किया है, हमने क्या किया है, पुराना ही कर दिया है। ठीक है, देखिए जब कोई कार्य होता है तो वकील वगैरह पहले से तैयार रहते सरकार के भी, वो सब खोजबीन डालेंगे कहाँ पे कौन चीज है। फिर आइए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ अभी देख चुके, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। प्रयाग लग गया तो क्या हो गया, गलत। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, फिर गलत। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ये क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, पुरी है, द्वारिका है, मानेसर, मानसरोवर ही नहीं है, और हालांकि है रामेश्वरम भी नहीं, लेकिन रामेश्वरम को 4 धाम में मान लेते हैं, नहीं उनके 4 धाम मानते हैं, लेकिन रामेश्वरम को दक्षिण का मान लेते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर तो तिब्बत में चले गए वो। ठीक है, नालंदा कहाँ पर स्थित है, ये तो प्रश्न पूछने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, बख्तियार खिलजी का अटैक, मुस्लिम अटैक था। हर्ष बच्चे मुगल नहीं मानो, मुगल तो बहुत देर में आए, 1500 के बाद, 1526 में आ रहे हैं, ये 1200 के 6 या 1196, मतलब ये बिल्कुल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ है, और 12वीं शताब्दी के क्या है, एंड में ही, एंड में, मतलब 1196-97 लास्ट का मानो, उधर 1200 के स्टार्टिंग में, इसी टाइम पीरियड में किसका विनाश हो रहा है, नालंदा का। बख्तियार खिलजी फिर विनाश करते हुए बिहार साइड में चला जाता है, लक्ष्मण सेन उसके डर से भाग जाते हैं, ये सब पूरी कहानी है उसमें। हाँ, हर्ष के दरबार में हेनसांग, फिर मक्खी बैठी है कहीं क्या, हाँ, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। अच्छा, इसमें आपको पढ़ लीजिएगा, एक दूत के रूप में, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, ये नाम शायद नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी, सिंपल है, कौन है, कन्नौज। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोक दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है, हराया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन, अभी मैं कर रहा था जिक्र, कन्नौज और प्रयाग, वहां आग लग जाती है, इतना सब विरोध होता है, इंसान को जब अध्यक्ष बना देते हैं। जब आप डीप में स्टोरी पढ़ोगे तो फिर वो बहुत बड़ी सजा देता है, जो है कौन हर से लोग उत्पात मचाते हैं विरोध करने वाले की, बौद्ध धर्म को जो यहाँ पे प्रमोट करके किसको हेड बनाए दे रहे हो, हेनसांग। क्लियर, चलिए देखिए, पहले बहुत ऐसी धार्मिक चीजें होती थी, जैसे यज्ञ में, कहीं बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है और कहीं आग लग गई, तो अब कोई व्यक्ति कह रहा है वो चमड़े की बेल्ट पहन के चले गए थे, तभी क्या लग गई है, आग लग गई है वहां पे। कारण ये नहीं होता, कारण ये फूस कास है, कहीं कोई वो माचिस जलाया गया या कोई दिया दीपक रखा है, नहीं ध्यान दिया, क्या लग गई, आग लग गई। तो अब जो व्यक्ति जाएगा तो पहले सोचेगा चमड़े के जूते तो नहीं पहने या बेल्ट तो नहीं पहने, एक वो एक संशय बना रहेगा। चलिए, तो हर्ष के समय की सूचनाएं, अभी कोई मक्खी वगैरह कुछ आई है, ये दे। हाँ, हर्ष के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, सिंपल है, हर्षचरित। अब देखो, हर्षचरित में किसका नाम रखोगे, अच्छा, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था, हेनसांग। कौन आया था, हेनसांग। सृष्टि, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं, बच्चे हर्ष बच्चे कल्हड़। अभी मैं कह रहा था हर्षवर्धन के समय का जो है हर्ष, वो देखिए हर्ष दूसरे हैं, ये कश्मीर वाले, लेकिन हर्ष का यूज कभी कभी इस हर्षवर्धन के लिए भी हो जाता है, दिक्कतें नहीं बच्चे। इसमें ये कौन है, कल्हड़ ही है, क्योंकि हर्ष की जानकारी राजतंगिणी से संबंधित है, राजतंगिणी किसकी पुस्तक है, कल्हड़ की, तो ये बी वाला सही है। क्लियर, कौन है बच्चे, हर्ष का कल्हड़ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कल्हड़। बताया था लंबा जो है चोला पहनते थे, तीखा भोजन पसंद था, ये सब चीजें बताई गई हैं उसमें कल्हड़ में, और कश्मीर के बारे में जानकारी। अब आइए, क्या है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, हेनसांग। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। अब जो है ये आया है लास्ट में लग रहा है प्रश्न, अभी एक और है क्या, बस यही है। हाँ, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था ऐरणत से, कहां से, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था, होड़ों को पराजित किया था किससे, भितरी से। कभी बाण निवासी था, कभी बाण निवासी था किसका, छपरा का था, कहां का था, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। अब जो बचा कौन है आपका, प्रयाग। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन था,
नालंदा कहाँ गया? नालंदा है 6। पाल शासक धर्मपाल ने स्थापना की है किसकी? विक्रमशिला की। तो इसका उस पे तो है ही नहीं, उस पे वहां पे होगा, यही मिलान होगा। क्लियर? मिलान सिंपल है। ये क्या हो गया? सती एरण। फिर ये किस अभिलेख में ज्ञात हुआ कि स्कंद में हूणों को कहाँ किया? पराजित किया? भीतरी अभिलेख में। और कवि बाण कहाँ का? छपरा। और जो है सबसे प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा। फिर जो है वह स्थान जहाँ हर्ष ने बौद्ध सम्मेलन किया? प्रयाग। फिर जो पाल शासक धर्मपाल ने स्थापना की? विक्रमशिला। तो हम लोगों ने जो है कौन सा टॉपिक को देखा? गुप्त काल को देख लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे हर्षवर्धन को देखेंगे, उस समय मौखर वगैरह वंश छोटे मोटे आए हुए उनको देखेंगे। और दूसरा राजपूत काल भी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे खत्म करना, क्योंकि राजपूत काल भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में थे, अजमेर में, दिल्ली में, राजस्थान के बहुत सारे एरिया में। ठीक है, कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर दक्षिण भारत का भी सीन क्या हो जाएगा आपका? जब इधर वो शुरू हुए तो दक्षिण भारत में भी आप राष्ट्रकूट वगैरह को देखोगे। तो वो एक सेगमेंट खत्म करके 2-3 क्लास में पूरा ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से हम क्या कर देंगे? हम लोग खत्म कर देंगे। फिर मुस्लिम सत्ता, मतलब आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना होगा। क्लियर? फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।